नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं मगध राज के उत्कर्ष में कौन-कौन से वो कारक थे जिसने मगध राज को एक शक्तिशाली और एक समृद्ध राज्य बनाने पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उसी उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं आज मगध राज में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे परिणाम देने वाले कारकों का। तो देखते हैं इसमें सबसे अच्छे परिणाम देने वाले कारकों में भौगोलिक कारक था, राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारक था, आर्थिक कारक था और सैनिक कारक, ये बहुत सारे ऐसे कारक थे जो कि मगध राज को उत्कर्ष बनाने में महत्वपूर्ण योगदान अपना-अपना निभाए थे। भौगोलिक कारकों में देखेंगे कि उर्वरक उर्वरक बोले तो गंगा का मैदान जो कैसी थी तो बहुत ही उर्वरा शक्ति से संपन्न गंगा का मैदान था। कृषि कार्य में ये अपना योगदान पूर्ण देता है। कृषि कार्य से होता क्या है कि आर्थिक रूप से यहाँ के लोगों में संपन्नता आती है क्योंकि गंगा का मैदान उपजाऊ मैदान था और जब उपजाऊ मैदान था तो कृषि कार्य के लिए ये उपयोगी मैदान था। यहाँ कृषि कार्य करने के बाद उसका रिजल्ट होता था कि अच्छे फसलों का उत्पादन हो जाता था। इसलिए यहाँ के निवासियों को किसी भी अनाज की कमी नहीं होती थी। दूसरा था लोहे की खानें। कहाँ पर लोहे की खान थी तो श्रीभूम में। श्रीभूम जो वर्तमान का कौन सा राज्य है भाई? वर्तमान का झारखंड में है। और उस समय कहाँ था तो उस समय ये बिहार का पश्चिमी प्रदेश कहलाता था। यहाँ से क्या निकाला जाता था? लोहा निकाला जाता था। लोहे का निकालने का परिणाम क्या होता था कि सैनिकों को आधुनिक हथियार निर्माण करने में मदद मिलती थी। किससे? तो लोहे से हथियार निर्माण करने में उसे सफलता मिलती थी और उसके सैनिक जो थे, मगध के जो सैनिक थे, वो क्या थे? अच्छे-अच्छे हथियारों का अपने पास जाखिरा रखे रहते थे। गंगा एवं सोन नदी व्यापार एवं गंगा और सोन नदी व्यापार और परिवहन के लिए उपयुक्त नदियां थी। व्यापार और परिवहन के लिए गंगा और सोन नदी का इस्तेमाल किया जाता था। भौगोलिक कारण और ये महत्वपूर्ण स्थान था। दुर्गम स्थल क्या था? ये राजगिरी था। मतलब राजगिरी दुर्गम स्थल था। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगिरी दुर्गम स्थान था। इधर से बोलेंगे बराबर की पहाड़ियां, इधर से देखेंगे तो छोटा नागपुर की पहाड़ियां, छोटा नागपुर की पहाड़ियां, इधर से देखेंगे तो गंगा का ये मैदान, गंगा नदी इधर से गुजरती है। और इसके उत्तर में देखेंगे तो इधर से देखेंगे तो हिमालय पर्वत। इस प्रकार से हम हमें क्या प्राप्त होती है? इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बराबर की पहाड़ियाँ जिसे कैमूर पहाड़ियाँ कहते हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ, बराबर की पहाड़ियाँ आदि ये इधर से घिरी हुई थी मगध। और इधर क्या था? और नीचे किससे घिरे थे तो छोटा नागपुर की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कि जो अखंड और घनघोर जंगलों से भरा पड़ा प्रदेश था इधर से ये घिरा हुआ था। यही कारण था कि इस पे किसी भी बाहरी आक्रांता जो है आक्रांता जो है बाहरी आक्रांता इस पर आक्रमण करने से पहले सोचता था कि आखिर हम किधर से जाकर के उस पर आक्रमण करें। ठीक है ना? तो ये क्या था? मगध के उत्कर्ष में भौगोलिक कारणों का महत्वपूर्ण स्थान था। दूसरा था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारक क्या था? तो शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी शासकों का होना। नंद एवं मौर्य काल में जो शासक हुए, मौर्य काल में जैसे नंद वंश में जैसे घनानंद कहते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही तेजस्वी शासक हुआ। उसके बाद नंद वंश का अंत करके घनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और मौर्य वंश का सबसे सफल और सबसे सम्राट जो तेजस्वी सम्राट अशोक जब शासन करते हैं तो उन्होंने अपनी सेना के साथ-साथ अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ही विकराल रूप से करता है। अखंड भारत का निर्माण इसी के काल में कहा जाता हुआ था। किसके काल में? तो अशोक के काल में हुआ था। अशोक किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से संबंधित था। इसने अपने साम्राज्य को बिहार से लेकर के उत्तर भारत से लेकर के पाकिस्तान, वर्तमान का पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कंधार वाली एरिया, अफगानिस्तान से गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक के अंतिम कर्नाटक, कर्नाटक से आ गया था दक्षिण दक्षिण पूर्व में आइए था उड़ीसा। उड़ीसा जो कलिंग को लास्ट में जीतता है 270 68 ईसा पूर्व में, 268 से 270 ईसा पूर्व में। और वहां से लेकर के असम के दिसपुर, दिसपुर से नेपाल, नेपाल से नेपाल भूटान वाला एरिया सहित बिहार तक किसका साम्राज्य था? तो मौर्य वंश का साम्राज्य था। मौर्य वंश बोले भी तो अशोक का साम्राज्य था। इस प्रकार अशोक एक अखंड और विशाल साम्राज्य का निर्माण करता है। अखंड भारत का निर्माण किसने करता है? तो
नंदों के बाद मौर्य शासक चंद्र ये करता है, चंद्र नहीं, सम्राट अशोक करता है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक करता है। आज सम्राट अशोक के स्तंभ भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में भी अशोक चक्र के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं तीसरा देखते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या हो सकता है भाई? तो आर्थिक कारक था उपजाऊ भूमि। जैसा कि कहा कि गंगा का मैदान क्या था? अधिक से अधिक उपजाऊ मैदान था। अधिक से अधिक उपजाऊ मैदान होने के कारण कृषि का उत्पादन वहाँ अधिक होता था। फसलों का अधिक उत्पादन होने से वहाँ की जो जनसंख्या थी आर्थिक रूप से मजबूत थी। वह आर्थिक रूप से मजबूत थी क्योंकि उसे किसी भी प्रकार से आर्थिक मजबूरियों का सामना नहीं करना पड़ता था। कृषि के मैदान जो अधिक उपजाऊ मैदान था, उसमें अच्छे फसलों का उत्पादन करके अपनी जनसंख्या का भरण और पालन पोषण अच्छी रूप से किया जा सकता था, किया जा रहा था, किया जाता था। यही कारण था कि मगध का जो है उत्कर्ष में महत्वपूर्ण कारकों में आर्थिक कारक को भी शामिल किया गया था। व्यापार मार्गों के में भी देखते हैं तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का हिस्सा जो उड़ीसा तट के से समुद्र के माध्यम से किसके माध्यम से समुद्र के माध्यम से शामिल था, जो कि हुगली नदी तट बोलते हैं। तो समुद्र के माध्यम से व्यापार मार्ग किया जाता था। और उत्तर में बोलेंगे तो उत्तर से दक्षिण की बोलते हैं तो गंगा का उत्तरी भाग से लेकर के हम जाकर के अरब सागर वाले क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण, उत्तर बोले तो मगध का उत्तर कौन सा एरिया हो जाएगा भाई? तो मगध का उत्तर वाला एरिया हिमालय पर्वत वाली एरिया हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के एरिया हो जाएगी। तो गंगा का जो भाग बिहार में प्रवेश किया है, उस भाग से निकल करके व्यापारिक मार्ग भी का नियंत्रण करता था। कौन करता था व्यापारिक मार्गों पर? दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा बोले तो पटना से उत्तर और पश्चिम जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उस वाले एरिया में व्यापारिक कार्य भी संपन्न किए जाते थे। कर व्यवस्था का विकास किया गया था, जो कि आर्थिक रूप से मजबूती का प्रतीक होता है। सैन्य कारकों की बात करेंगे तो सैन्य कारक में लौह तकनीकी से विकसित हथियार यहाँ पे पाए गए थे। लौह तकनीक से, लोहे से बनाए गए हथियार यहाँ पाए गए थे। और युद्ध नीति में नवाचार है, जैसे कि अजातशत्रु द्वारा नवाचार करते रहते थे शासकों द्वारा, जैसे कि अजातशत्रु के द्वारा महाशिलांग, अंतक एवं रथ मुसल जैसे हथियारों का निर्माण करना और फिर इसका दुश्मनों के प्रति प्रयोग करना। अब महाशिलांग, अंतक एवं रथ मुसल क्या था? तो महाशिलांग अंतक आप देखेंगे बाहुबली मूवी में देखेंगे तो जो पत्थरों को पेड़ पर रस्सी बांध करके या रस्सी पर पत्थर फंसा करके खींच करके जो छोड़ करके दूर पत्थर फेंका जाता था, तो उसे महाशिलांग कहा जाता। महा माने विशाल और शिलांग माने शिला, पत्थर माने बड़े बड़े पत्थरों को अंत तक पहुंचाने का। अंत तक माने जिन गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के जो पद्धति डेवलप की गई थी उसे महाशिलांग पद्धति कहा जाता था। इसी तरह से रथ मुसल था। रथ मुसल माने जो राजा या जो शासक का रथ होता था, तो उसके आगे, रथ के चारों तरफ से एक ऐसे मुश्ल बोले तो तलवारों का और उस समय के पारंपरिक हथियारों का इस प्रकार से सेट लगाया जाता था, जिससे कि उस खींचने वाला घोड़ा, उस पर बैठे हुए सारथी और उस पर बैठ करके युद्ध करते हुए शासक को किसी प्रकार से सामने वाले पैदल सैनिकों से सुरक्षा प्रदान करती थी। कारण क्या था? क्योंकि वो चारों तरफ से जो हथियार निकले हुए रहते थे, तो हथियारों के संपर्क में आने पर दुश्मन दल के सैनिक जो थे घायल होकर के गिर जाते थे या भाग जाते थे। इस प्रकार से उन्हें ये पद्धति जो थी अन्य शासकों के अपेक्षा उन्हें अधिक सैन्य शक्ति प्रदान करती थी। ये सारे ऐसे कारक रहे थे जो उसे आर्थिक रूप से अधिक दिनों तक, अधिक समय तक मगध पर साम्राज्य स्थापित करने में और अधिक से अधिक विस्तार करने में मदद किया था। परिणाम देखेंगे तो मगध पहली बार, इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम होता है कि मगध पहली बार भारत को राजनीतिक एकता की ओर ले गया था और आगे चल करके यही मगध साम्राज्य जो है मौर्य साम्राज्य के रूप में अखंड भारत की स्थापना करता है। अखंड भारत की स्थापना कब होती है? तो मौर्य साम्राज्य के अशोक के समय में होती है। कैसे होती है? तो भाई अशोक खूंखार शासक तो था ही था,
लेकिन जब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, जब हृदय परिवर्तन होने के बाद जब वो बौद्ध धर्म अपना लेता है, तो बौद्ध धर्म के विकास के लिए वो भारत सहित भारत के विभिन्न नज़दीकी देशों में भी अपने दूत को, अपने बेटा को, अपनी बेटी को और अपने राजपुरोहितों को भेज करके बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रसार के लिए संधि करता है। इस प्रकार जो भारत के नज़दीकी देश जैसे कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, मंगोलिया, इंडोनेशिया, मंगोलिया नहीं है भाई, मंगोलिया छोड़ करके इंडोनेशिया, जापान, और उत्तर भारत में देखेंगे तो यूरेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कंधार, अफगानिस्तान और यूरेशिया जैसे देशों में भी क्या करता है, तो बौद्ध धर्म का प्रसार के लिए अपने राजपुरोहितों को भेजता है और वहाँ बौद्ध धर्म का विकास के लिए जितने धन जितने साधनों की आवश्यकता होती है उन सारे साधनों को वहाँ पे लगाता है। इस प्रकार अशोक के समय में क्या होता है, मगध का बहुत ही विकास, बहुत ही विस्तारित रूप से विकास होता है, बहुत ही अच्छे रूप से विकास होता है। इसका कारण था कि भारत जो है, भारत के अतिरिक्त भारत के पड़ोसी देश भी भारत के साथ राजनयिक संबंधों में मधुर और अच्छे संबंध स्थापित कर लेते हैं और इस प्रकार मगध जो होता है प्राचीन भारत का शक्ति केंद्र बन जाता है। प्रारंभिक शासकों में देखेंगे कि मगध की नींव रखने वाले प्रारंभिक शासक कौन थे, तो देखते हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश एवं मौर्य वंश। यहाँ क्वेश्चन आता है कि मगध पर शासन करने वाले शासकों का क्रमवार वर्णन करें, तो हर्यक वंश, शिशु वंश, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य। ये ध्यान रखना होगा। पहले हर्यक वंश, हर्यक में कौन कौन सा था, हर्यक में अजातशत्रु और बिंबिसार, इन्होंने राज विस्तार किया। कहाँ कहाँ तक किया था, तो अंग पर विजय प्राप्त किया था और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। ये अपनी राजधानी किसको बनाता है, तो ये अपनी राजधानी राजगृह को बनाता है। अजातशत्रु तो बता ही दिए कि अजातशत्रु युद्ध कौशल और हथियारों का नवाचार करने वाला शासक था। इसने मुसल का इस्तेमाल किया था, रथ मुसल का, और इसने एक ऐसे पत्थर फेंकने वाले हथियार का इस्तेमाल किया था जिसे क्या कहा जाता था, तो महाशीलक, महाशीलक अंतक कहा जाता था ना, महाशीलक अंतक कहा जाता था। माने बड़े पत्थरों को एक डिजाइन से रस्सी पर खींच करके दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में फेंकने की पद्धति। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो इसने अपनी राजधानी राजगृह जो था वहीं पर इसकी राजधानी रही थी। शिशुनाग वंश इसके बाद आता है। शिशुनाग वंश में कौन कौन शासक बने जो कि मगध के प्रारंभिक विकास में योगदान दिया, तो शिशुनाग और कालाशोक 460 से लेकर के 345 ईसा पूर्व तक इसने राजधानी पटना जो वर्तमान के पाटलिपुत्र है लाया। अवंती पर ये विजय प्राप्त किया था। अवंती पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था, अवंती पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था, तो कालाशोक था। नंद वंश उसके बाद आता है नंबर 3 में। महापद्म नंद जो कि सबसे खूंखार शासक माना जाता है, सबसे आशावादी शासक और सबसे क्या बोल सकते हैं कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का शासक माना जाता है। भारत का पहला विशाल अखिल भारतीय साम्राज्य और मजबूत प्रशासनिक सेना का शासक इसे कहा जाता है। इस प्रकार मगध पर जो है विशाल सेना और मजबूत प्रशासन की नींव किसने रखा था, महापद्म नंद ने। मौर्य वंश का आगमन होता है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो नंदों का अंत करके अखंड भारत की स्थापना करता है और मगध शिखर पर पहुंचता है। नंदों का अंत करता है कौन, तो महापद्म नंद को जैसे घनानंद इसका अंतिम शासक घनानंद था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हरा दिया जाता है और मगध पर कौन सा वंश की स्थापना होती है, तो मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। और ये मौर्य वंश जो था अखंड भारत की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान करता है। मगध को शिखर तक पहुंचाने का काम कौन सा वंश करता है, मौर्य वंश करता है। और इसका कौन शासक करता है, तो अशोक महान, जिसे चंद चक्रवर्ती अशोक के नाम से जाना जाता है। ये इस सम्राट का सबसे महान शासक होता है और यही इस साम्राज्य को चरम उत्कर्ष पर ले जाता है। धर्म विजय की नीति
बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजता है। म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, कंधार और मध्य यूरेशिया जैसे देशों में भी अपने उपदेशकों को भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार कराने का काम करता है। कौन करता है? अशोक महान करता है। इस प्रकार से हम देखें, आज क्या देखें तो मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण कौन कौन से थे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें, सपोर्ट करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।